हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान भाग 2। ये इसमें हमने भाग 1 कर लिया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर वो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी। और इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है तो हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, यानी पदार्थ क्या होती है? पदार्थ दो ही हो सकते हैं, या तो तत्व है या यौगिक, या तो तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं। दो ही प्रकार के हो सकते हैं। फिर हम लिखेंगे कि संयोग करके, यानी संयोजन है तो इस अभी है नाम से ही संयोग करके, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण, यानी एक कल उत्पाद का निर्माण करती है। एकल उत्पाद का निर्माण करती है वह क्या कहलाती है? यानी एकल उत्पाद का निर्माण करती है ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया हमारी वह होती है, यानी अब देखिए, यानी हमने दो पदार्थ लिए और वो मिलकर क्या हो जाएंगे? यानी दो पदार्थ लिया, यानी Na और Cl लिया, वह मिलकर NaCl यानी नमक बन जाता है। तो यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, तो अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसके निर्माण में ऐसी अभिक्रिया जिसके निर्माण में क्या होता है? जिसके निर्माण में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके निर्माण में ऊष्मा उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारी क्या होती है कि यानी जब कोई उत्पाद होता है और वह मिलकर एक, यानी आप ऐसा मान लीजिए कि जो हमारा अभिकारक होता है वो उत्पाद में बदलता है, तब ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, तो उसे ही हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। इसका उदाहरण हम लेते हैं CaCO3 और CaO, यानी CaO प्लस CO2। यानी इसमें क्या होती है? इसमें ऊष्मा ही तो उत्पन्न होती है। यानी इसमें एक क्रियाकलाप भी दिया गया है कि अगर हम एक गिलास वाच ग्लास में उसमें पानी और कैल्शियम और कार्बोनेट मिला देते हैं तो उसमें क्या होती है? उसमें वह गर्म होने लगता है। तो अब हमने ऊष्माक्षेपी भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देख ली। अब हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? यानी इस अभिक्रिया में क्या होता है? एकल अभिकर्मक टूटकर एकल अभिकर्मक होते हैं, वह टूट कर क्या हो जाते हैं? छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। छोटे उत्पाद प्रदान
करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह भी एक वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जो एकल अभिकर्मक होते हैं वह टूट कर क्या बन जाते हैं? वह दो अभिक्रिया में दो उत्पाद प्रदान कर देते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हमने ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया देख ली, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देख ली। तो अब हम देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके निर्माण में ऊर्जा का ह्रास होता है वह क्या कहलाता है? वह ऊष्मा शोषी कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके निर्माण में ऊर्जा होती है उसका ह्रास हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी हमने देख ली, वियोजन देख ली, ऊष्माक्षेपी देख ली और संयोजन अभिक्रिया भी देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, हमने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देख ली। तो अब हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया होती है कि अब आपको एक उदाहरण दे देते हैं। यानी इस अभिक्रिया में क्या होता है? लोहे यानी आयरन ने क्या किया? दूसरे तत्व कौन से दूसरे तत्व? कॉपर को क्या किया? कॉपर सल्फेट के विलयन यानी कॉपर सल्फेट होता है उसके विलयन से हटा दिया यानी कॉपर सल्फेट का विलयन था उससे उसको हटा दिया। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये जो हमारी अभिक्रिया होती है, यानी इसका सूत्र भी आपको लिखा देते हैं। Fe ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम आगे S लगा देंगे, फिर प्लस में लिखेंगे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट ये जल के घोल के रूप में होता है तो इसे हम एक क्यों लिख देते हैं। फिर हम आगे लिखेंगे FeSO4 ये एक क्यों की फॉर्म में, और फिर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? प्लस Cu ये से सॉलिड फॉर्म में। यानी ये हमारी अभिक्रिया है। इसके अनुसार इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा दिया और खुद वहां पर अपनी जगह बना ली। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया भी हम देख ली। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये वे अभिक्रिया होती है, हम लिखेंगे वे अभिक्रियाएं यानी कौन सी अभिक्रियाएं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है वे कौन सी अभिक्रिया होती है? वे होती है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये हमारी होती है कि यानी अभिकारक होते हैं, यानी पहले होते हैं वो तो हमारे अभिकारक हो गया, और दो जो उससे मिलकर नए पदार्थ का निर्माण होता है वह हमारा क्या होता है? वह हमारा उत्पाद होता है। तो अभिकारक होते हैं उनके बीच आयनों का आदान प्रदान ही हमारा आयन होते हैं, यानी उनका बीच में आदान प्रदान ही द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है।
अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया देख ली, तो अब हम देखेंगे अवक्षेप अभिक्रिया। तो जल में अविलय है, यानी वे अभिक्रिया जो जल में अविलय, वे अभिक्रिया जो जल में अविलय हैं, जो वे अभिक्रिया जो जल में तो अविलय हैं, इस अविलय पदार्थ को, यानी इस अविलय पदार्थ, इस अविलय पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इस अविलय पदार्थ को हमें अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप ही कहते हैं। यानी जल में, यानी हम तेल मिला दिए तो वो अविलय होता है, यानी उसमें जल में अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, तो वो तेल होगा हमारा, वही हमारा अवक्षेप होगा। यानी इस अविलय पदार्थ को ही, यानी अविलय पदार्थ को ही हम अवक्षेप कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। हमने अवक्षेप देख लिया, तो अब हम देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में लिखेंगे, जिस अभिक्रियाओं यानी जिस अभिक्रियाओं में अवक्षेपण का निर्माण होता है, अवक्षेपण का निर्माण होता है, यानी जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने आगे, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमने उपचयन देख लेते हैं। तो उपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन में अगर वृद्धि होती है तो हमें उसे उपचयन कहते हैं। यानी उपचयन हमारा होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। फिर हम नंबर 2 हेडिंग डालेंगे। उपचयन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे अपचयन। अपचयन देख लिया, उपचयन देख लिया, अब उपचयन देखते हैं। अपचयन क्या होता है? कि ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन का विनाश करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यानी अपचयन हमारा वह होगा कि ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो रही है, उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो हम उसे अपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन में वृद्धि हुई यानी ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो उसे हम अपचयन कहेंगे। और अपचयन और उपचयन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, उपचयन व अपचयन। उपचयन होता है और एक अपचयन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इन अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी अपचयन और उपचयन और अपचयन होता है, तो इन अभिक्रिया, यानी ये दोनों अभिक्रिया अपचयन और उपचयन, इनको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ लिया, उपचयन पढ़ लिया और अपचयन पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ लेते हैं संक्षारण। क्या पढ़ लेते हैं? अब हम पढ़ लेते हैं संक्षारण। संक्षारण हमारा क्या होता है ये हम देख लेते हैं अभी। कि संक्षारण होता है कि जब कोई धातु, जब लिखेंगे कि जब कोई धातु होती है, यानी हमारी कोई मेटल हो गया, अब लोहा हो गया, अनेक पदार्थ होते हैं, वह अपने आसपास क्या ले आए? उसके आसपास उनके आसपास क्या आ जाए? उनके आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं। अम्ल क्या होता है वो आपको आगे वाले वीडियो में पता चल जाएगा। ये हमारी दूसरे पार्ट है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। वो अब आपको अगले वीडियो में आ जाएगा, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि, अम्ल,
आर्द्रता नमी होती है, यानी कोई अम्ल लग गया और फिर उसमें आर्द्रता आ जाएगी के संपर्क में आने पर, के संपर्क में आने पर, यानी जब कोई धातु के अपने आसपास अम्ल व आर्द्रता के संपर्क में आने पर क्या होता है, संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है, संपर्क में आने पर संक्षारित होती है, संक्षारित होती है। कौन होती है, धातु होती है संक्षारित। कब, जब वह कोई अम्ल या आर्द्रता के आसपास आती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण, संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हमें संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु है अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो क्या होता है कि उस पर मान लो लोहा है तो वह अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आएगा तो उसको क्या होगा, उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो यह भी संक्षारण ही है। अब देखिए चांदी है, आप चांदी का उदाहरण ले लीजिए कि चांदी है, उस पे क्या होता है, उस पे काली परत चढ़ जाती है। चांदी पे कौन सी परत चढ़ती है, चांदी पे काली परत, और फिर तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है। तांबा है, तांबे के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है, हरी परत। लोहा भूरी परत, लोहा है उस पर भूरी परत चढ़ जाती है। यानी जब ये तीनों संक्षारण में आती है तो क्या होता है, जब चांदी संक्षारण में आती है तो उस पर काली परत चढ़ जाती है, जब तांबा आता है तो हरी परत चढ़ जाती है, जब लोहा आता है तब भूरी परत चढ़ जाती है। इस प्रकार से यानी जंग लगना है, लोहे को तो जंग लगना कहते हैं कि उसमें जब कोई लग जाए, यानी कोई चीज़ हो जाती है वह लग जाती है, अम्ल व आर्द्रता लगने के कारण से जब लोहे पर जंग लगता है तो उसे हम संक्षारण में वही आता है। अब देखिए आपने देखा होगा कि अब कोई तेलीय चीज़ होती है उसको हम ढककर कितने दिनों तक छोड़ देते हैं, यानी मान लो यह हमारा टिफ़िन होता है, टिफ़िन बॉक्स, तो उसमें अगर हम कोई तेलीय सब्जी है उसको, वेजिटेबल्स, उसको हम क्या करें, उस सब्जी को अगर हम थोड़े दिन ऐसे ही रख दें तो क्या होगा, उस सब्जी में थोड़ी ऐसे कोई खराबी होने लगेगी। तो हमें उसको खाना तो नहीं चाहिए, परंतु उसका क्या होता है, इनको सुरक्षित रखने के लिए, आपने चिप्स देखी होगी, वो तो क्यों नहीं खराब होती, वो भी तेल में तली हुई होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन की हवा भरी जाती है, नाइट्रोजन होती है, वह भरी जाती है, जिससे कि उसमें थोड़े लंबे समय तक वह खराब न हो, यानी उस खाद्य सामग्री है वह लंबे समय तक खराब न हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है और इसे विषकृत गंधिता कहते हैं। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।